हेलो एंड वेलकम द म्यूचुअल फंड शो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम खास बातचीत करेंगे मिस्टर जितेंद्र श्रीराम। ही इज अ फंड मैनेजर फ्रॉम बड़ौदा बीएनपी म्यूचुअल फंड। वेरी गुड आफ्टरनून सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। Good afternoon and a very warm welcome to all your viewers as well. थैंक यू सो मच सर। सर, पहले तो हम करंट मार्केट की बात करते हैं। अगर करंट मार्केट सिनेरियो देखा जाए, अर्निंग्स अब लगभग खत्म हो चुकी है। इंटरनेशनल जो क्यूज है, ग्लोबल क्यूज जिसे हम कहते हैं, वो अभी भी अनसर्टन ही है। हालांकि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील है उसके बारे में बातचीत शुरू हो चुकी है। इस बीच हमारे मार्केट पे काफी रेजिलियंस और काफी एक ठहराव देखने को मिला है। अर्निंग्स, हालांकि अर्निंग सीजन हम बहुत लो एक्सपेक्टेशन से गए थे, लेकिन अर्निंग्स कुछ ठीक ठाक ही नजर आई है। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन द मार्केट्स? अब करंट लेवल से हमारे मार्केट्स कहाँ जा सकते हैं, और क्या मुख्य ऐसे ट्रिगर्स होंगे जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए? Sure. तो अगर हम पिछले एक साल से मार्केट को देखें, जैसे आपने कहा, काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई थी बाजार में। एक तो ट्रम्प टैरिफ की को लेकर, दूसरा एक, अगर यही टाइम पे अगर हम पिछले साल देखेंगे तो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी काफी टाइट था उस टाइम पे। जी। एंड ऑल्सो सेकेंड क्वार्टर का जो जीडीपी था वो थोड़ा सा कम आया था, 5.4% के आसपास आया था जो आरबीआई ने एस्टिमेट किया था। और हम्म। अगर हम अभी देखें तो हर एक चीज में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट और सुधार तो दिख रही है, बिकॉज जैसे आपका ग्रोथ, जैसे फर्स्ट क्वार्टर के बाद एक्चुअली अपग्रेड्स चालू हो गए हैं जीडीपी ग्रोथ पे। सेकेंडली, जी। अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी देखें, लिक्विडिटी देखें, तो आरबीआई ने उसमें काफी सारे मेजर्स लिए हैं जिससे लिक्विडिटी काफी सुधर गई है और रेट्स भी जी। नीचे आए हैं। और लास्टली, ट्रम्प जो टैरिफ्स थे उसमें भी थोड़ा बहुत प्रोग्रेस तो लग रहा है, लेकिन एक्चुअल आउटकम अभी तक मालूम नहीं है, तो वील हैव टू स्टिल वेट फॉर द एग्जैक्ट आउटकम। जैसे बोलते हैं ना, करेक्ट। डेविल इज इन द डिटेल, तो वो यस। देखना पड़ेगा एक बार। लेकिन जो मेन चीज ये है कि जो भी इस दौरान ऑल्सो आपने देखा, गवर्नमेंट की तरफ से दो बड़े मूव आए थे। एक तो जी। जो इनकम टैक्स रैशनलाइजेशन का हुआ था, मैडम एफएम ने जो बजट में हम्म। किया था। उसके बाद जी। जो जीएसटी रैशनलाइजेशन जो सितंबर के आसपास हुआ, तो हम्म। दोनों की वजह से थोड़ा बहुत सेंटिमेंट में भी सुधार आया। तो जो आपने बात की अर्निंग्स की, जो आपने बात बीच में कही थी, दैट इज द जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिकॉज अगर आप देखें तो पिछले 4 क्वार्टर में हमारा हर अर्निंग सीजन के बाद जो क्वार्टरली अर्निंग्स आती है, उसके बाद हम्म। हमारी जो ईपीएस एस्टिमेट्स थी वो मार्केट की, जैसे एनएससी 100 लेंगे, एनएससी 50 लेंगे, हम जी। लोग उसमें 1 से 1.5% कटौती करते रहते थे। अभी करेक्ट। पहला क्वार्टर ऐसा आया है जहां पे जो एस्टिमेट्स है वो उतनी ही बनी हुई है। जैसे आपने कहा, एक लो एक्सपेक्टेशन से गए थे, तो वो जी। अर्निंग्स उस पे खरी बैठी है। तो हम्म। उसके हिसाब से एक्चुअली अर्निंग्स में एक स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। हम्म। इंक्रीमेंटली अगर आप आगे देखेंगे तो ग्रोथ भी सुधर रही है, कंज्यूमर सेंटीमेंट भी थोड़ा बहुत इंप्रूव हो रहा है। और हम्म। लास्टली, अगर ट्रम्प टैरिफ्स पे कुछ भी रेजोल्यूशन होता है, होपफुली 50% से वो इंप्रूवमेंट ही होना चाहिए। वेदर इट कम्स टू 25, 20, या। 50, वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि वहां से जहां पे है वहां से तो सुधार होना ही चाहिए। तो उस हम्म। हिसाब से देखेंगे तो मेरे ख्याल से आउटलुक काफी कंस्ट्रक्टिव हो रहा है बाजार का। ओके। और इस दौरान जो एक साल में मार्केट ने बिल्कुल ना के बराबर रिटर्न दिया है, उसके हिसाब से क्या हो गया कि एक तरह से आपका वैल्यूएशंस भी बिल्कुल लॉन्ग टर्म एवरेजेस पे पहुंच गए। तो जो एक, क्या बोलूं, एक तरह से फ्रॉथ जो बना हुआ था बाजार में, हम्म। वो हम्म। भी एक तरह से निकल चुका है बाजार से। सो इट इज स्टार्टिंग टू लुक फार मोर अपीलिंग टुडे देन व्हाट इट वाज, से हम्म। लास्ट ईयर अराउंड दिस टाइम। हम्म। सर, मेन, आपने कहा कि मार्केट्स काफी अपीलिंग लग रहे हैं, लेकिन एफआईआई फिर भी वापस नहीं आ रहे। सी, इसमें दो चीजें हैं। एफआईआई का अगर आप देखेंगे ना, तो मेन जो चीज है अभी, जो ग्लोबली जो मेन जो थीम्स चल रही हैं वो एआई रिलेटेड है। और हम्म। इंडिया में खासकर ऐसे कुछ बहुत स्पेसिफिक प्लेज नहीं है जो सेमीकंडक्टर पे हो। हम लोग तो सेमीकंडक्टर में शुरुआत कर रहे हैं अभी, हमारी जी। जो पीएलआई जी। स्कीम्स है वगैरह वगैरह। हम्म। हमारे पास वो ऐसा कोई बहुत बड़े प्लेस नहीं है जैसे ताइवान में है या कोरिया हम्म। में है या हम्म। यूएस में है, जो कि सेमीकंडक्टर के ऊपर मतलब जो लोग हिल सके। तो एक तो जो थीम है उसमें इंडिया में बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है उन स्टॉक्स की, बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टिंग द जर्नी इन सेमीकंडक्टर्स। और दूसरी जो चीज ये भी है कि एक तरह से अगर आप देखें तो थोड़ा सा ना एक ट्रांजिशन भी हुआ है कि मार्केट इज प्रेफरिंग डेवलप्ड मार्केट्स ओवर डेवलपिंग मार्केट्स। तो उसके हिसाब यस। से भी आप पिछले एक साल से देखेंगे तो यूएस अच्छा किया है, डेवलप्ड यूरोप अच्छा किया, जो वेस्टर्न यूरोप के मार्केट्स हैं वो अच्छे किए, हम्म। जापान अच्छा किया है। तो ये सब जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं उनकी तरफ थोड़ा झुकाव ज्यादा रहा है। और ये कारण है कि रिलेटिवली इंडिया हैज स्ट्रगल्ड अलोंग विद अदर इमर्जिंग मार्केट्स, इट हैज स्ट्रगल्ड इन द लास्ट 1 ईयर। तो वो
एक चीज है कि वो थोड़ा एक फेज होता है कि कभी डेवलप परफॉर्म करते हैं, कभी डेवलपिंग। तो मेरे हिसाब से अभी अगर आप ऐसा सोचेंगे कि इंडिया इज बेसिकली एनर्जी हंग्री कंट्री, क्रूड ऑयल जिस हिसाब से जिस भाव पे चल रहा है, इंडिया के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब जी से एक जी। तो हमको अपने आप के रिपोर्ट कार्ड पे थोड़ा कंफर्ट आना चाहिए। एक साल से हमारी रिपोर्ट राइट। कार्ड भी कुछ खास नहीं थी अर्निंग्स की, अभी वो सुधर जी। रही है, तो मेरे ख्याल से इंप्रूवमेंट और ऑन सेंटिमेंट आनी थी। बट व्हाट इज होल्डिंग अप द मार्केट सर, हमको भी पता है और आपको भी पता है, दैट इज द रिटेल मनी विच इज गेटिंग इनटू द मार्केट्स रिटेल। टू म्यूचुअल फंड्स। और आपके सिप जो है वो रिकॉर्ड लेवल्स पे आ रहे हैं। बेसिकली जो लिक्विडिटी है, डोमेस्टिक लिक्विडिटी, वो हमारे मार्केट्स को काफी अच्छे से इस समय संभाल रही है। और कब तक संभाल पाएगी, क्योंकि रिटेल मनी तो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको, इस सिनेरियो को आप बदलता तो हम देख ही रहे हैं, तस्वीर तो बदलती दिख ही रही है, क्योंकि एफआईआई का जो होल्डिंग है, देर एट रिकॉर्ड लोज एज फार द मार्केट्स आर कंसर्न, एंड म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग जो है मार्केट में वो बढ़े जा रही है, और रिटेल की पार्टिसिपेशन भी काफी अच्छी है। इस सिनेरियो को आप कैसा देखते डेफिनेटली ये एक बहुत जरूरी काउंटरवेट रिक्वायर्ड था इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि आप बाकी मार्केट्स भी देखेंगे जैसे ताइवान है, कोरिया है वगैरह, जो थोड़े हमसे स्लाइटली मोर डेवलप्ड मार्केट्स हैं विद इन एशिया, इनमें भी एक तरह से एक पीरियड आया था जब लोकल मनी का फ्लोज इंप्रूव हुआ था, और एक इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग काउंटर वेट कि कभी हैं? ऐसा जी। दौरान आए, ऐसा फेज आए जहाँ पे मार्केट में बहुत हेवी एफआई सेलिंग हो, तो देयर हम्म। शुड बी अ काइंड ऑफ, वो सीसॉ को बैलेंस करने के लिए एक बैलेंस की जरूरत थी। हम्म। एंड आई थिंक वो एक फेज आ गया। सी, ये जरूर है कि सी एफआईएस विल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, इफ इंडिया की ग्रोथ ओके। स्ट्रांग है, पॉपुलेशन यंग है, जी they will जी। come back. See, there will be हम्म। phases when they will go out, there will be phases when they'll come in. But हम्म। broadly, I would say कि अगर ये आप दोनों को मिला के देखें ना, तो एक तरह से ये आपका बहुत हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में प्रिवेंट करता है, बिकॉज यू हैव अ काउंटर बैलेंस नाउ। और आपकी हम्म। काफी इंस्टीट्यूशनल मनीज, जो आपके पेंशन फंड्स हुए, प्रोविडेंट फंड्स हुए, हम्म। ये सब भी अभी इक्विटी में थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेने लगे। तो दैट हैज जी। ऑल्सो क्रिएटेड अ काइंड ऑफ अ बेस। तो मेरे को ये बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट लगता है कि एक तरह से वो जो इक्विटी कल्ट बोलते हैं ना, वो थोड़ा स्प्रेड हो हम्म। रहा है, और वो इट इज राइट। गेटिंग मोर रिटेलाइज्ड, सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। चलिए हम कंजम्पशन स्टोरी की बात करते हैं। एक स्टोरी है जो डोमेस्टिक स्टोरी भी है, और जिसके सरकार ने भी जोर दिया है, जीएसटी टैक्स स्लैब्स जो रेट्स बदली है उसके बाद ये स्टोरी प्ले आउट होती दिखेगी, पर अभी ठीक से नहीं दिख रही एज फार एज द स्टॉक परफॉर्मेंस इज कंसर्न। कंजम्पशन स्पेस को अगर, और कंजम्पशन स्टोरी को अगर बुनना हो, और आपको कंजम्पशन के बेस पे एक पोर्टफोलियो बनाना हो, so what are the segments or the verticals that you will stress on? Discretionary, non-discretionary, or something else? अगर मैं वेरी नियर टर्म का एक व्यू लूं, तो एक तो ये है कि जो आपकी मेन जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जो कि थोड़े से स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, टू व्हीलर्स, कार्स, ये सब में तो डेफिनेट थोड़ा मोमेंटम आने लगा है। क्योंकि जो हम लोग पिकअप करते हैं राइट फ्रॉम रिटेल ट्रेड, शोरूम्स एक्सेट्रा, ट्रैफिक तो बढ़ी है। लोग, एक क्यूरियोसिटी तो पहले होनी चाहिए कि लोग जाके नए मॉडल्स देखें, एक उनमें जी। टेस्ट ड्राइव ले, क्योंकि परचेजिंग डिसीजन उसके बाद आता है। तो एक तो हम्म। पहला जो ट्रैक है वो तो ये है कि एटलीस्ट एक क्यूरियोसिटी एक बड़ी है, एक थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा है कि जाके मैं एक्सप्लोर करूँ ये सब। तो वो जी। एक चीज चेंज हो रही है। हालांकि आप एक चीज जरूर ध्यान दें कि मतलब नॉर्मली ये क्या हमारे मार्केट में ईयर एंड फिनोमिना होता है कि किसी को पुराने साल का मॉडल नहीं चाहिए होता है, तो यू विल जी। हैव अ फिनोमिनन कि दिसंबर में पीपल टेंड टू बी लिटिल Will स्लो ऑन not, yes. परचेजेस, वो जनवरी में आएगा। सो ये हो सकता है आपका नियर टर्म एक आध। और लास्ट ईयर एक और चीज याद रखिए कि दिवाली वॉज इन नवंबर, दिस ईयर इट्स इन Nice. वॉज इन अक्टूबर। October. सो आपका Yes. नवंबर दिसंबर हो सकता है कि टेम्परली थोड़ा सा सॉफ्ट रहे। हम्म। दिसंबर तो एनुअल फिनोमिना है, नवंबर में लास्ट ईयर दिवाली इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा सॉफ्ट रह सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप 5-6 महीने का व्यू लेके चलेंगे, तो वहां पे इंटरेस्ट आना चाहिए, जो आपका टू व्हीलर्स है, फोर व्हीलर्स है, ये सब। ओके। दूसरा ओके। रहा आपका जो अर्बन रिटेलिंग प्लेस जो है, वहां पे हम लोग को काफी दिख रहा है। देखिए, एक होता है वैल्यूएशन, जैसे आपने काफी कुछ रिटेलर्स में देखा होगा कि एक साल में कुछ खास किए नहीं है, बट दैट इज बिकॉज जी। वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव हो गए थे उधर। लेकिन जो एक्चुअली जो अंडरलाइन ग्रोथ है वो काफी ठीक ठाक आ रही है। सो वो वाला जो बिजनेस है, एंड इट विल ऑल्सो बी, उसमें थोड़ा बेनिफिट इस चीज का भी आएगा कि जीएसटी की वजह से थोड़ा बहुत आपका रेट जी। कट्स हुए, तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है। इनकम जी। टैक्स की वजह से थोड़ा सा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गया लोगों के पास। तो वो सब भी बेनिफिट करेंगे, और वो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा अर्बन कंजप्शन में दिखाई देगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइज सैलरीड क्लास एंड एवरीबडी इज मोर इन द अर्बन मार्केट। तो ओके। आपका वो सब में फायदा आना चाहिए।
ये दो चीजें तो हम लोग को काफी पॉजिटिव लगती है। तीसरी जो है वो है ये सब प्लेटफॉर्म बिजनेसेस जो है, जैसे ओके। आपकी ये जो क्विक कॉमर्स हुआ या हम्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह हुए, हम्म। हम्म। इनमें काफी, बिकॉज अगर एक मॉडल सक्सीड हो जाता है तो उसमें डेफिनेटली एक काइंड ऑफ एक्सप्लोसिव ग्रोथ आ रही है। वो मतलब यही है कि कुछ कुछ मॉडल फेल भी होंगे इसमें, बिकॉज इसमें ये नहीं है कि हर एक आदमी सर्वाइव हम्म। करेगा, लेकिन वो एक जी। स्पेस है जो इंटरेस्टिंग है एवेल्युएट करने को। क्योंकि अगर हम्म। आप एक विनर पे अगर आप बेट करते हैं तो शायद उसमें अच्छी खासी रिटर्न हो सकती है। तो ये तो कंजप्शन की बात रही, और कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो आपको लगता है कि यहाँ से लीड करेंगे रैली को, बिकॉज हम बहुत करीब है निफ्टी के ऑल टाइम हाई के भी। सो एक है आपका, जैसे जिस हिसाब से ग्लोबली आप देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस इनॉर्मस कंप्यूटिंग नीड्स आ रही हैं, जो डेटा सेंटर की वजह से हुआ या आपका जो एआई की वजह से हुआ, उसके वजह से एनर्जी कंजम्पशन हर जगह बढ़ रही है। इवन हम्म। वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल मार्केट्स लाइक यूएस वगैरह में भी जो एनर्जी डिमांड आ रही है वो हिस्टोरिकल लेवल से काफी अधिक आ रही है। तो उसके चलते हम लोग को ये पूरा पावर इक्विपमेंट स्पेस हम लोग को काफी अच्छा लगता है। तो ओके। इंडियन कंपनीज के लिए नॉट ओनली इज डोमेस्टिक मार्केट एन अपॉर्चुनिटी, एक्सपोर्ट्स भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो वो एक है जहाँ पे हम लोग और हम लोग पिछले एक दो साल से भी सुनते आ रहे हैं कि certain items like high end transformers, high end जो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट वगैरह है, उसमें काफी शॉर्टेजेस भी चल रही हैं, तो काफी बैकलॉग वेटिंग लिस्ट वगैरह वगैरह है। तो वो भी हम लोग को लगता है कि काफी ठीक रहना चाहिए, तो जो पावर इक्विपमेंट पावर ट्रांसमिशन वाला स्पेस है। तीसरा ये है कि देखिए फाइनेंशियल्स, बिकॉज ऑफ आरबीआई मेजर्स एंड ऑल दैट, एक इमीडिएट रिएक्शन हो सकता है कि आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा सा कंप्रेस हो जाए, बट ग्रोथ विल ऑल्सो स्टार्ट पिकिंग, बिकॉज जैसे जैसे अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है तो उसका भी एक ग्रोथ आना चाहिए। सो वो एक है। और आपने उसमें भी देखा होगा हाल ही में जी। मल्टीपल डील्स हैव आल्सो हैपेंड, जो एक तरह से यस। आपको इंटरेस्ट दिखाता है। जैसे आपने देखा कुछ कुछ जो मिड टीयर बैंक्स वगैरह में है, फॉरेन प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स है पुट इन मनी, या फॉरेन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स है पुट इन मनी। तो वो भी हम लोग को एक लगता है एक सेक्टर हो सकता है जो काफी इंटरेस्टिंग है। एक आईटी ऐसा सेक्टर है सर जिसको सबने अभी तक नकारा ही है, लेकिन अब अर्निंग्स को देखते हुए आपको क्या लगता है? यस, यूएस का एक मुद्दा तो है जो अभी तक अनसर्टेन ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वैल्यूएशन फ्रंट पे ये सेक्टर जो है वो काफी कंफर्ट दे रहा है? या वैल्यूएशन के हिसाब से डेफिनेटली, मतलब आप देखिए इसमें ना जो है बहुत हाई क्वालिटी नेम्स हैं जिन्होंने मतलब हम्म। माइनॉरिटीज को बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, फेयरली ट्रीट किया है। तो यू हैव वेरी गुड क्वालिटी कंपनीज इन द स्पेस, और इसमें जब वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो जाता है तो इट इज डेफिनेटली ऑफ इंटरेस्ट। हम्म। हालांकि द ओनली थिंग एज यू राइटली सेड कि ये हो सकता है कि ये एक दो क्वार्टर के लिए अभी भी थोड़ा स्लगिश है, बिकॉज थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की वापसी वेस्टर्न वर्ल्ड में जरूरी है फॉर द ग्रोथ टू स्टार्ट एक्सेलरेटिंग। अभी क्या है, हम लोग जस्ट अबाउट लो सिंगल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, which जी। normally does not excite investors in India because India is traditionally a high growth market. तो करेक्ट। जैसे जैसे थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के हम्म। रुख दिखेगा कि हम लोगों की, हम्म। अगर ये आने लगा, तो आई थिंक आईटी विल बी वन एरिया विच कैन एक्चुअली डू वेल। So हम्म। that will be one interesting area. The other part I would also say exporters अगर आप देखेंगे तो pharma could be very जी। interesting because pharma में at least एक चीज सेटल हो गई है कि जेनेरिक्स पे टैरिफ वगैरह का नॉइज नहीं है। और हम्म। ऊपर से हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी पे भी काफी इंप्रूव कर रहे हैं कि वी आर हम्म। एंटरिंग इनटू न्यू मोर कॉम्प्लेक्स ड्रग्स एंड ऑल दैट। सो दैट हम्म। कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग। सर, आप लार्ज कैप फंड्स को मैनेज करते हैं और आपकी बेंचमार्क से परफॉर्मेंस जो है वो आउट परफॉर्मेंस ही रही है 3, 5 और 10 साल की टाइम फ्रेम में अगर देखे जाए तो। अब लार्ज कैप्स की हम बात करते हैं, जब एफआईआईज हमारे देश में वापस लौटेंगे तो लार्ज कैप्स पे ही हाथ जो वेटेज है उनका ज्यादा होता है, और लार्ज कैप्स ही इस समय निफ्टी को भी ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। सो इन्वेस्टमेंट इन लार्ज कैप्स, हाउ कैन वन रियली प्लान इट? तो आई वुड से देखिए, एक तो ऑब्वियसली देर इज ये रहता है कि आपका लार्ज कैप में एक तो वॉलेटिलिटी कम रहती है, क्योंकि दीज आर वेरी लार्ज कंपनी जिन्होंने बहुत अपने लाइफ में साइकिल्स देखी हुई होती है। तो मतलब उन्होंने जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा हुआ है, Y2K बूम देखा हुआ है, एशियन क्राइसिस देखा हुआ है। तो इन्होंने काफी कुछ मतलब दे है, वो बोलते हैं ना, वो समुद्र मंथन से निकले ये सब। तो एक तरह से करेक्ट। सो टू दैट एक्सटेंट एक तरह से आपका दे आर वेदर्ड मल्टीपल स्टॉर्म्स।
और उसके वजह से वॉलेटिलिटी इनमें कम रहती है। नॉर्मली बैलेंस शीट स्ट्रेंथ भी काफी ठीक ठाक रहती है क्योंकि काफी बड़ी कंपनीज रहती है, एंड एज अ रिजल्ट यू ऑल्सो सी देम हैविंग लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स। सो मेरे हिसाब से ये एक थोड़ा सा डिफेंसिव स्पेस है फॉर पीपल वांटिंग टू टेक। इट शुड बी अ कोर पार्ट ऑफ एनीबडीज पोर्टफोलियो बिकॉज दिस इज प्राइमरीली जो भी आपके इंडिया के बिगेस्ट एंड बेस्ट कंपनीज है उनका एक बंडल है वो। So to that extent, it is something which should be a logically a core part of anybody's portfolio, and that is where it will participate into the growth stories. और अगर आप देखेंगे आगे चल के भी कुछ कुछ एरियाज हैं जो कि बहुत हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करते हैं, जैसे आपका ग्रीन हाइड्रोजन हुआ या न्यू एनर्जी जी। इनिशिएटिव्स हुए। छोटी कंपनियों के बस में नहीं होगी इतने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट टैग जो है वो 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ ऐसे चले जाते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर उसमें जो सक्सीड करेंगे वो ये लार्ज कैप कंपनीज ही होंगी जो सक्सीड करेंगी इसमें। तो मेरे हिसाब से वो काफी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनके उनके झुकाव में। फिर अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो बनाना हो तो कितना एक्सपोजर, आपने कहा कि कोर एक्सपोजर लार्ज कैप में होना चाहिए, तो कितना, आउट ऑफ 100 रुपीज इफ समबडी वांट्स टू इन्वेस्ट, हाउ मच इन लार्ज कैप, हाउ मच इन मिड कैप, हाउ मच इन स्मॉल कैप? थोड़ा सा इसमें एक बहुत एग्जैक्ट आंसर देना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज हर एक आदमी का रिस्क रिस्क प्रोफाइल, एपिटाइट भी राइट? थोड़ा अलग या। रहता है, क्योंकि क्या है जी। जैसे मेरा अगर एक बहुत आई एम विलिंग टू टेक लॉट ऑफ रिस्क इन इक्विटी हम्म। सपोजिंग, हम्म। तो मैं हम्म। शायद थोड़ा मेरा झुकाव मिड कैप एंड स्मॉल कैप की तरफ थोड़ा अधिक रहे, वेर एज इफ आई एम हम्म। स्लाइटली मोर डिफेंसिव, आई एम स्लाइटली ओल्डर पर्सन, हम्म। मेरे को हम्म। थोड़ा सेफ्टी चाहिए, तो आई माइट बी स्लाइटली मोर इंक्लाइन टुवर्ड लार्ज कैप, बट बाय एंड लार्ज आई वुड से एनीथिंग फ्रॉम 30% to a one third, about 35% of हम्म। the portfolio should be in large cap oriented stocks because that is something which is basically the जो बोलते हैं ना इंडियन मार्केट की नब्ज है वो एक तरह से, तो हम्म। वो एक चीज है जो रखनी चाहिए वो। So how do you identify large cap? Large caps में तो बहुत सारे stocks है, but to identify the right stock at right time is an art. Uh, what are the basis of your identity? कैसे सो आप identify करते तो हैं? हम लोग थोड़ा सा जैसे अगर आप देखेंगे ना लार्ज कैप टू स्मॉल कैप की तरफ जाते हैं, तो स्मॉल कैप जो है वो बहुत ही बॉटम अप रहता है। एक तरह से क्या जी। रहता है कि आप स्टॉक का अर्निंग्स प्रोफाइल देखिए और ये इसमें काफी यूनिक ड्राइवर्स रहेंगे, उसमें कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा होगा या कुछ और हो रहा होगा या कुछ, उसके हिसाब से आप पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। लार्ज कैप जो है वो मोर अट्यून्ड है टॉप डाउन इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि आप बेसिकली स्टार्ट करते हो कि ग्रोथ एक्सिलरेट हो रहा है क्या, मॉनेटरी पॉलिसी सॉफ्ट है क्या, उधर से आप देखते हो कौन कौन से सेक्टर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप इसमें क्योंकि क्वालिटी में उतना ज्यादा अंतर नहीं है, सब कंपनीज बेस्ट बिगेस्ट एंड बेस्ट रहती है इसमें, राइट। तो आप ज्यादातर टॉप डाउन से आते हैं कि अगले 2 या 3 साल के होराइजन में आपको कौन से सेक्टर्स ऐसे लगते हैं जो कि मार्केट बीटिंग रिटर्न्स दे सकते हैं। अगर आप मोटा मोटा पकड़ लीजिए कि आप निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 12 से 13% रिटर्न, तो आप ये सेक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो रिलेटिव टू दर वैल्यूएशन कैन गिव यू से एटलीस्ट 14-15% रिटर्न्स हायर, विच इज मोर देन द मार्केट बेस्ड लाइन रिटर्न। उसके बाद आप उसमें देखेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि उस सेक्टर को भी बीट कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप पोर्टफोलियो बनाते हैं। सॉरी। सो आप बेसिकली आप चालू उसी से करेंगे कि अगर आपको लग रहा है कि बैंकिंग माइट एक्चुअली आउट परफॉर्म से द निफ्टी, फिर आप बैंक्स में देखेंगे कि आपको बिल्कुल ही टॉप टीयर ब्लू चिप्स लेने हैं या सेकेंड रंग जो है लार्ज कैप्स में उनको देखना है या वैसे, तो उसी हिसाब से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट। दूसरा एक एडवांटेज जो लार्ज कैप में है, इसमें शफलिंग कॉस्ट जो रहती है वो बहुत कम रहती है बिकॉज वेरी लिक्विड नेम्स। तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल आप ले लीजिए, टेक में आप जैसे जानते हैं जो बड़े नाम हैं जैसे आपके टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, विप्रो हुआ, टेक महिंद्रा हुआ, या ये आपको एक से दूसरे में शफलिंग में इम्पैक्ट कॉस्ट ना के बराबर आता है इसमें, बिकॉज ये बहुत लिक्विड स्टॉक्स है। तो हम लोग रिलेटिव रिस्क रिवॉर्ड हमेशा इसमें नापते रहते हैं कि कौन सा स्टॉक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कुड लुक बेटर देन द अदर, एंड वी कीप शफलिंग सो बिटवीन द टू। ओके। सो इस ओके। पे ये दो चीजें हैं जो मेन अल्फा क्रिएट करती है। एक तो सेक्टर आइडेंटिफिकेशन, कहाँ ओवरवेट रहना है कहाँ अंडरवेट रहना, और दूसरा शफलिंग विद इन दोस नेम्स। सर, तो अब अभी ओवरवेट कहाँ पे है इन लार्ज कैप? इन लार्ज कैप्स तो अभी हम लोग फाइनेंशियल्स पे न्यूट्रल हैं। हम लोग मेन जो जहां जहां पे ओवरवेट है वो हेल्थ केयर है, जो मैंने बताया था कि हम लोग काफी जी। पॉजिटिव हैं। ओके। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में खाली कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स का स्पेस हम लोग को पसंद नहीं है। हम लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो स्पेस है उसमें ऑटो जो है मेन, उस पे हम लोग ओके। ओवरवेट है, ओके। और यूटिलिटीज में हम लोग ओवरवेट है। तो ये 3 सेक्टर जो मैंने बोला, हेल्थ केयर,
ऑटोज, यूटिलिटीज, इनमें हम लोग ओवरवेट है। और जो आपका बैंकिंग हुआ और उस पे अंडरवेट है, और थोड़ा सा ओके मार्जिनली हम लोग अंडरवेट है ऑन कमोडिटी सेक्टर्स लाइक एनर्जी एंड मेटल्स। ओके ओके। सर, इन्फ्लेशन के जो रिसेंट आंकड़े आए वो तो क्वार्टर लोज पे है, मल्टी क्वार्टर लोज पे है, और पॉलिसी आने वाली है आरबीआई की, दिसंबर पॉलिसी। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? क्या लगता है आपको? अभी इंतजार आरबीआई करेगी, बिकॉज जो उन्होंने कदम उठाए थे पिछले एक साल में लिक्विडिटी को लेके, इनफैक्ट सीआरआर का जो लास्ट ट्रांच है वो अभी होना बाकी है, इसी इसी महीने में होगा। क्या लगता है आपको कि ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं है, या फिर अभी के लिए स्टेटस को या पॉज ही होगा? मेरे हिसाब से देर इज अ चांस ऑफ अ स्मॉल रेट ईजिंग, हालांकि बहुत एग्रेसिव ईजिंग शायद ना हो, क्योंकि वो लोग भी ये ऑब्जर्व करेंगे कि टैरिफ का क्या झुकाव रहता है, जी। क्या रुख रहता है, और उसके बाद दे विल टेक अ कंसिडर्ड व्यू कि कैसे पाथ आगे चलना चाहिए। बट एक टोकन रेट कट, बिकॉज इन्फ्लेशन सॉरी, इन्फ्लेशन So you काफी can कम, so you can take a glass of water if you want to. नो नो, इन्फ्लेशन काफी कम हो गया, तो इसके लिए दे वुड प्रोबेबली गो अहेड विद द रेट एक्शन। तो ब्याज दरों में हो सकता है कि छोटी मोटी कटौती जो है, सर को लगता है कि होना चाहिए इस समय। सो आपके जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, यंग इन्वेस्टर्स जो भी मार्केट में एंटर कर रहे हैं और उन्हें मार्केट की पूरी समझ नहीं है, व्हाट वुड यू एडवाइज देम? इट इज बेटर टू गो थ्रू प्रोफेशनल्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, अदर देन गेटिंग इनटू डायरेक्टली? सर इस मैडम, इसमें ना मेन चीज यही है कि इफ यू आर इन्वॉल्व एंड इफ यू आर विलिंग टू पुट इन द एफर्ट, हर चीज में ना आपको एक एक्सपर्टीज होनी चाहिए। Just because if you're doing some work in say software line or some other line and you think you can also do stock markets by this side, वो बैठता नहीं। Somewhere or the others you will be taken by more noise rather than substance, और वहां पे एरर्स होती हैं। अगर आप टाइम डिवोट कर सकते हैं, आप एक्टिवली इंटरेस्ट लेके आप काम कर सकते हैं, खुद का काम कर सकते हैं, बिकॉज 10 लोगों को सुन के आप कभी उनको आउट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ट्रू। तो द मेन थिंग इज दैट अगर आप खुद समय डेडिकेट करके काम कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। It is not rocket science, but if you are already occupied with multiple other things, I would say professionals are better, because हम लोग का काम ही वही है कि हम लोग दिन रात यही सब स्टॉक्स को देखते रहे, क्या करें, उसका जी फंडामेंटल्स पढ़े, डेवलपमेंट्स पढ़े, जी। वगैरह वगैरह। सो टू दैट एक्सटेंट वन हैज टू बी एबल टू जज कि हम लोग कितना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं, विच इज वेयर आई थिंक द मेन ट्रिक लाइज। क्योंकि जैसे मैं जाके कल को ये नहीं कर सकता कि मैं जाके कोडिंग चालू कर दूं या कुछ कर दूं, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज वहां है नहीं। तो द अदर साइड आल्सो वर्क्स इक्वली ट्रूली, बट पीपल एवरीबडी थिंक्स कि मतलब बहुत आसान काम है, इसलिए बहुत आराम से हो करेक्ट। जाएगा। जी। आसान तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत लोग समझते हैं तो यही लगे थे कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना आसान है, पर ऐसा नहीं है। बट इट्स बेटर दैट कि हम प्रोफेशनल्स के थ्रू जाए और देखें, गॉज करें अपने पोर्टफोलियोज को, उसके बाद ही कुछ कदम उठाए। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक बड़ा रिस्क फैक्टर जो बाजार को या जो निवेशक है उसको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू स्टॉक मार्केट? सो मेन चीज आई वुड से कि नॉर्मली पीपल गेट सक्ड इनटू नॉइज, कि 10 लोगों ने बोला ये अच्छी चीज है, ये है। प्लीज क्वालिटी पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्वालिटी इज द ओनली थिंग दैट स्टैंड्स आउट, बिकॉज वो निखर के आता है वो आगे चल के। तो उस पे बहुत ध्यान दीजिए। जस्ट डोंट गेट टेकन इन बाय लॉट ऑफ विस्पर्स, रूमर्स एंड ऑल दैट, एंड डू योर इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन दैट। मतलब ये मैं बोलूंगा एक मेन पिटफॉल है जो रिटेल गेट्स इनटू। द सेकेंड पार्ट आई वुड से इज कि ब्रॉडली एक ये ध्यान रखिए कि मतलब आप सी, एक होती है एक एलोकेशन की एक फिलोसफी रहती है कि यू नेवर पुट एग्स इन वन बास्केट। नॉर्मली क्या होता है आपका, एक बॉल पे आपने छक्का मार दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि आप हर बॉल पे छक्का मारोगे। सो प्लीज वो वाला एक लिमिटेशन रहता है कि आप हमेशा ये सोचिए कि मैं पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं। आई वुड से दीज आर द टू मेजर थिंग्स दैट वन शुड फोकस ऑन। जितेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।